हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन न्यू लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फ्लेमिंगो बुक से आपकी जो पोइट्री सेक्शन है उसमें पहली पोएम आपकी माय मदर एट 66 से ये जो पोएम है आज इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। साथ साथ इसमें जो हार्ड मीनिंग्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय मदर एट 66 ये जो पोएम है आपकी, ये पोएम किसको शो करती है? ये यहाँ पे पोइट की जो ह्यूमन रिलेशनशिप कम्प्लेक्सिटी जो है उसको व्यक्त करती है, यहाँ पे मानव संबंध को दर्शाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपन ये जो पोएम आपकी माय मदर एट 66 से जिसकी पोइटेस है कमला दास, उसके द्वारा ये पोएम जो है वो लिखी गई है, अपन इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अबाउट द पोइट। कवियत्री जो इसकी है उसका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बारे में हम जानने के बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएम, और उसके बाद में हम आपकी पोएम जो है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार इन 1934। कमला दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1934 में केरला के मालाबार में हुआ था। She is recognized as one of the India's foremost poetess। ये जो कमला दास है ये भारत की जो प्रसिद्ध कवि हैं, फॉरमोस्ट जो पोइट्स हैं, उन फॉरमोस्ट पोइट्स में से एक के रूप में पहचानी जाती है, यानी एक प्रमुख कवि के रूप में, एक पॉपुलर पोइट के रूप में ये जानी जाती है। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the shore। उसका जो कार्य है, उसकी जो कृतियां हैं, उसका जो काम है वो अपनी मौलिकता के लिए, ओरिजिनलिटी मौलिकता, अपनी मौलिकता के लिए, इसके अलावा वर्सटिलिटी बहुआयामिता जो होती है उस बहुआयामिता के लिए, एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और साथ ही साथ स्थानीय परिवेश की जो गंध है उसके लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल का अर्थ होता है स्थानीय मिट्टी की महक जो है, या स्थानीय जो परिवेश है उस स्थानीय परिवेश की गंध के लिए ये जाना जाता है। तो इन दिस वे कमला दास वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधव कुट्टी। कमला दास ने अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में माधव कुट्टी जो उपनाम है, माधव कुट्टी उसका जो एक निक नेम है, उस निक नेम से उसने बहुत सारी जो उपन्यास और लघु कहानियां वो पब्लिश की हैं, लिखी हैं, प्रकाशित की हैं। Some of her works in English include the novel Alphabets of Lust 1977, a collection of short stories of Padmavati the Harlot and other stories, in addition to 5 books of poetry। उसकी जो इंग्लिश में कुछ रचनाएं जो हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित है, तो एक है इसका नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उसकी जो एक बुक है वो है। इसके अलावा पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज उसका एक काव्य संग्रह है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 कविताओं की जो पुस्तक है उनके अतिरिक्त ये उनका क्या है, काव्य संग्रह, ये उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अल्फाबेट ऑफ लस्ट है, दूसरा एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, ये उसकी प्रमुख कृतियां हैं, ये उसकी प्रमुख यूं कह सकता हूं कि साहित्यिक जो रचनाएं हैं। एंड इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री ऑल्सो, इसके अलावा 5 कविताओं की जो बुक है वो भी इस काम के अतिरिक्त हैं, यानी वो भी उसने लिखी है। शी इज सेंसिटिव राइटर who capture the complex subtleties of a human relationship in a lyric idiom। ये एक संवेदनशील लेखिका है जो क्या व्यक्त करती है, who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms, जो काव्य की भाषा में मानवीय संबंधों की जो जटिल नाजुकताएं होती हैं या जटिल जो बारीकताएं होती हैं, सब्सटिलिटीज कहते हैं बारीकियां,
तो जटिल जो बारीकियां होती हैं उन जटिल बारीकियों को क्या करती है, ये कम एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती, कैप्चर करती है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप का ये माई मदर एट 66 है यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये इसी का एक उदाहरण है। तो इस तरीके से कवियत्री जो है वो अपनी कविताओं में, ये कमला दास मोस्टली अपनी जो पॉइम्स होती हैं उन पॉइम्स में ये ह्यूमन रिलेशनशिप कम्प्लेक्सिटी को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। और यहाँ पर ये जो कविता है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन और कवियत्री का। अब आइए स्टूडेंट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पोएम के बारे में, इसको पढ़ने से पहले। हियर इज ए पोएम कमेंटिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ए मदर एंड डॉटर। यहाँ पर ये जो कविता है, ये कविता माँ और बेटी के बीच में, माँ और बेटी के बीच में जो एक संबंध है उस संबंध को क्या करती है, दर्शाती है। When they cannot afford to be together for long, जब वे लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। The poetess is going to catch the plane at कोचीन। यहाँ इस स्टोरी में जो पोइटेस है वो क्या करने के लिए जाती है, कवियत्री यहाँ पर कोचीन के अंदर एक प्लेन को पकड़ने के लिए जाती है। एक प्लेन जो है उस प्लेन से वो कहीं अपने गंतव्य पे जाना चाहती है, तो कोचीन एयरपोर्ट पे जाती है। हर ओल्ड मदर पेल एंड सिक इज ऑल्सो अकम्पनिंग हर टू द एयरपोर्ट। इधर उसकी बुढ़ी माँ जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वो बीमार सी दिखाई देती है, वो भी एयरपोर्ट पे उसके साथ उसको सी ऑफ करने के लिए जाती है। द मदर लुक्स कलरलेस लाइक ए डेड बॉडी, और जिस टाइम मदर उसको सी ऑफ करने के लिए जाती है उसकी कार में बैठी होती है, तो वो माँ उसको किस तरीके की दिखाई देती है, एक कलरलेस रंग उड़ी सी डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है। सी इज अनलाइकली टू लिव फॉर अ लॉन्ग, और वह ऐसा लगता है कि लंबे समय तक जिंदा नहीं रहने वाली है। द पोएटेस डाउट्स इफ सी विल एबल टू मीट हर मदर अगेन। यहाँ कवियत्री उस माँ को देख करके ये संदेह करती है, मन में शंका करती है कि क्या वह वापस जब आएगी तो माँ से वो मिलने में समर्थ होगी क्या, क्या उसको माँ फिर से मिल जाएगी क्या, क्योंकि माँ इस तरीके की दिखाई दे रही है कि माँ तो अब ज़्यादा दिन निकालने वाली नहीं है, माँ तो अब जाने वाली है, माँ की तो अब डेथ होने वाली है। She looks out of the car and finds young trees racing fast. अब ये जो अपनी भावनाएं हैं कि माँ से वो फिर से मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, माँ को वो फिर से देख सकेगी या नहीं देख सकेगी, इसी स्मृति को, इसी विचार को वो निकालने के लिए मन से वो खिड़की से, कार की जो विंडो होती है उस कार की विंडो से क्या करती है, वो बाहर की तरफ देखती है, और बाहर वो क्या करती है, रेसिंग ट्रीज, यंग रेसिंग ट्रीज है उनको देखती है। यानी जब गाड़ी आगे की तरफ चलती है तो पेड़ रहते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें पीछे की तरफ दौड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे पेड़ों के पीछे की तरफ दौड़ना यह सिंबलाइज कर रहा है टाइम का, ठीक है, टाइम को सिंबलाइज कर रहा है। तो इस तरीके से वो बाहर की तरफ देखती है, बाहर की तरफ उसको दौड़ते हुए युवा, दौड़ते हुए जवान, छोटे छोटे जो दौड़ते हुए पेड़ हैं वो दिखाई देते हैं। सी ऑल्सो नोटिस हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज। इसके अलावा वो अपने घरों से बाहर खुश हुए बच्चों को भी दौड़ करके आते हुए देखती है, और यहाँ पर खुश होकर के बाहर दौड़ कर आते हुए जो बच्चे हैं ये सिंबलाइज करते हैं किसको, ये एनर्जेटिक चाइल्डहुड को सिंबलाइज करते हैं स्टूडेंट। दे स्टैंड फॉर ए हेल्दी एंड होपफुल लाइफ, और इस तरीके से यहाँ पर वो बाहर दौड़ते हुए जो बच्चे आते हैं खुश मुद्रा में, खुशी भाव में, वो बच्चे किसको रेफर करते हैं, वो किसके लिए किसको स्टैंड करते हैं, स्टैंड फॉर हेल्दी एंड होपफुल लाइफ। वो एक स्वास्थ्यवर्धक और जो आशापूर्ण जीवन है उस आशापूर्ण जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं, उसका सिंबल यहाँ पर माना गया उसको। द ओल्ड मदर इज नियरिंग हर एंड, इधर जो बुढ़ी माँ है वो अपने अंत के समीप है। द पोएटेस बिकम्स सेकी, ये देख कर के कवियत्री वो क्या हो जाती है, भयभीत हो जाती है। सेकी मीन्स फीयरफुल, बिकम फीयरफुल, बट सी ट्राइज टू चीयर अप द ओल्ड वुमन। लेकिन वो क्या करती है, उस बुढ़ी औरत के सामने खुश होने की कोशिश करती है, यानी वो ये अपना दुख जो है, अपना एक्ट जो है वो एक्ट क्या नहीं करना चाहती है, वो अपनी माँ के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहती है, और वो उसके सामने चीयर अप होती है विथ स्माइलिंग फेस, अपने चेहरे पे एक मुस्कान लेकर के। सी प्रॉमिस टू सी हर मदर अगेन, और उसके बाद में वह अपनी माँ से फिर से मिलने का क्या करती है, वादा करती है कि माँ मैं आपसे फिर से वापस मिलूंगी। इस तरीके से जो पार्टिंग लाइन्स है उसमें कवियत्री को
ये संदेह भी है कि मैं मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, और उसके बाद में अपने मन को, ये अपने मन के अंदर उठे हुए दुख को वो अपनी माँ तक क्या नहीं करना चाहती है, पहुंचाना नहीं चाहती है। ये नहीं चाहती है कि माँ उसके मन की जो भावनाएं उनको समझ ले, उसकी दुखी भावनाओं को समझ ले, इसलिए वो चेहरे पे मुस्कान लेकर के अपनी माँ से वापस मिलने का वादा करते हुए वहां से निकल जाती है। और इस तरीके से ये कविता वो यहाँ समाप्त हो जाती है। डियर स्टूडेंट, कवियत्री जो अपनी भावनाओं को यहाँ पर अपनी पूरी कविता में अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकती, ये अपनी ओरिजिनल जो फीलिंग्स हैं उनको केवल और केवल शो करती है, वो उनको दिखाती नहीं है। तो ये आपका इसका पोएम का जो थोड़ा सा समराइजेशन था वो मैंने कर दिया। अब आइए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं एक बार समरी ऑफ द पोएम के बारे में भी। अबाउट द पोएम मैंने बताया, अब समरी के बारे में देख लेते हैं, पोएम की समरी क्या है। द poetess was on her way back to Cochin the previous Friday morning to catch the flight. कवियत्री पिछले शुक्रवार को प्रातः कोचिन लौट रही थी। हर मदर वॉज सीटेड बिसाइड हर इन द कार, और उसकी जो माँ है वो उसके बगल में ही कार में बैठी हुई थी। यहाँ पे पिछले शुक्रवार को वो क्यों लौट रही थी, कोचिन क्यों लौट रही थी, उसे अपनी विदाई हवाई उड़ान भरनी थी। यानी कहने का मतलब वो वापस अपने डेस्टिनेशन पे जा रही थी और उसके लिए उसको हवाई जहाज पकड़नी थी, इस कारण से वो कोचिन एयरपोर्ट पर लौट रही थी। हर मदर वॉज सीटेड बिसाइड हर इन द कार, उसकी माँ जो थी वो उसके बगल में कार में बैठी हुई थी। द ओल्ड वुमेन स्टार्टेड फीलिंग ड्रॉसी, और शायद वह उसकी माँ जो है वो उनिंदा अवस्था में थी। ड्रॉसी कहते हैं स्लीपी, नींद लेना शुरू कर देती है। सी हैड हर माउथ ओपन, और उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस लुक्ड पेल एंड आस लाइक आस कलर्ड एज ऑफ डेड बॉडी, उसका जो चेहरा वो कैसा था, पीला पड़ा हुआ सा था, पीलापन लिए हुए था। एंड आस कलर्ड, और साथ ही साथ किसी शव की तरह दूसरे रंग का दिख रहा था, जैसे मृत जो बॉडी होती है उसकी तरह उसका रंग भी उड़ा हुआ सा। किसका, उसकी माँ का। पास में बगल में बैठी हुई उसकी माँ जो ड्रॉसी अवस्था में थी, जो निंदा अवस्था में बैठी हुई थी, उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ सा किसी शव की तरह दूसरे रंग का दिख रहा था। द पोएटेस बिकेम पैनिकी, अब कवित्री उसकी माँ की इस अवस्था को देख करके क्या हो जाती है, भयभीत हो जाती है। सी थॉट दैट हर मदर वॉज डेड एंड गॉन, उसे ऐसा लगता है कि अब माँ है वो चल बसी है, माँ है वो क्या हो गई है, माँ है वो मर गई है। एंड डेड एंड गॉन, अर्थात मर गई और यहाँ से विदा हो गई दूसरे लौट के लिए। सी वॉज ए डीपली पेन, और यहाँ ये जो भाव उसके चेहरे में आते हैं, उसके मन में आते हैं, इन भावों को अपने मन में लेकर के उसे गहरा दुख होता है, उसे गहरी पीड़ा होती है। बट हर फियर वॉज रिमूव्ड सोन, लेकिन उसका भय शीघ्र ही दूर हो गया। द मदर वॉज एलिव, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो मरी नहीं हुई, उसकी माँ जिंदा थी। सी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अब पहले जो विचार है उसके मन में माँ के मरने के, इन्हीं मन दुख, ये दुखपूर्ण जो विचार थे, इन दुखपूर्ण विचारों को मन से हटाने के लिए, अपनी मेमोरी से उनको अलग करने के लिए वो क्या करती है, उसने खिड़की से बाहर की तरफ झांका, खिड़की से बाहर की तरफ देखा। द यंग ट्रीज अपीयर्ड लाइक रनिंग बैक एट फुल स्पीड, युवा वृक्ष मानो वेग से पीछे भाग रहे थे। अब युवा पेड़ जो थे बाहर, ऐसा नज़ारा हम देखते हैं कि जब गाड़ी चलती है तो पेड़ हैं वो हमें पीछे की तरफ दौड़ते हुए महसूस होते हैं। तो इस तरीके से अब जो युवा वृक्ष थे वो ऐसा लगता था जैसे वेग से पूरी तरीके से, पूरी स्पीड से वो पीछे की तरफ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। सी ऑल्सो सा चीरफुल चिल्ड्रेन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इधर उसने खिलखिलाते बच्चों को भी, खिलखिलाते हुए जो चिल्ड्रन थे उन चिल्ड्रंस को भी उसने अपने घरों से बाहर की तरफ निकलते हुए देखा। They were in a sharp contrast to her own listless as the mother, वे उसकी अपनी बेसुध वृद्ध माँ से बिल्कुल उलट थे। ऐसा जो उसने देखा था, ये दृश्य क्या था, ये दृश्य उसकी जो अपनी बेसुध माँ थी, कहने का मतलब उसकी लिस्टलेस जो एज मदर थी, जो बेचैन सी माँ उसके पास में बैठी थी, उस माँ से ये दृश्य क्या था, ये माँ से ये दृश्य बिल्कुल उलट था, बिल्कुल ये दृश्य अलग था। They reached the airport and passed through the formal security check, उसके बाद में वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं,
वे माँ बेटी हवाई अड्डे पे पहुंचती हैं और एक सुरक्षा जांच से वो गुजरती है। फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू यार्ड द पोएटेस लुक्ड एट हर मॉम अगेन। कुछ ही गज की दूरी से अब कवियत्री अपनी माँ को फिर से उसने क्या किया, देखा। कुछ ही यार्ड की दूरी से, यार्ड मीन्स गज। द मदर वॉज वीक एंड पेल लाइक द मून ऑन ए लेट विंटर नाइट। अब जब उसने अपनी माँ को कुछ दूरी से देखा तो कवियत्री ने अपनी माँ को किस तरीके से, कैसा देखा, वह अपनी कमजोर माँ को कमजोर पड़े हुए शीतकालीन चंद्रमा की चांदनी की तरह पीलापन लिए हुए देखा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आपका क्या किया है, मेटाफर यूज किया गया है इसमें, मून ऑन लेट विंटर नाइट। देखिए यहाँ पे सर्दी की, सर्द जो रातें होती हैं, सर्द रातों का देर का उगा हुआ जो चंद्रमा होता है वो कैसा होता है। तो पहली बात तो है सर्दियों में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि सर्दी में मौसम कैसा होता है, सर्द होता है, सर्द में फॉग आती है, तो फॉग के कारण से चंद्रमा है उसका दृश्य हमें दिखाई नहीं देता। और अगर दिख भी जाता है तो वो कैसा दिखता है, वो दृश्य हमें फेडेड सा, ठीक है ना, कैसा दृश्य दिखता है, फेडेड मून दिखता है हमें, और जो अपनी रेडियंस को खोया हुआ सा दिखता है। तो इस कारण से यहाँ पर माँ को जब उसने देखा तो उसकी जो माँ है वो भी उसे किस तरीके की दिखाई दी, वो भी उसे उस सर्दी के काल का जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की तरह दिखाई दी। कहने का मतलब उसका चेहरा भी बिल्कुल से क्या था, रेडियंस खोया हुआ था, चमक खोया हुआ था। द साइट ऑफ हर revived the narrator's old fear that the mother would gradually grow old and depart। अब देखिए स्टूडेंट, ये दृश्य देख करके कवियत्री के मन में उसका जो पुराना भय था वो पुनः क्या हो गया, रिवाइव्ड हो गया, जागृत हो गया कि माँ तो बुढ़ी होते होते क्या हो जाएगी, डिपार्ट, प्रस्थान कर लेगी, चल बसेगी। देयर वॉज नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन। और उसकी जो स्थिति, उसकी जो दशा है, उस दशा में सुधार की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं थी। बट बिफोर बिडिंग हर फेयरवेल, परंतु माँ को अलविदा कहने से पहले द पोएटेस जस्ट स्माइल्ड एंड एक्सप्रेस्ड होप टू सी मदर अगेन। वो कवियत्री जो थी, उसकी जो बेटी थी, वो केवल मुस्कुरा दी और आशा व्यक्त की उसने एक बार फिर वो माँ से क्या करेगी, भेंट करेगी, फिर वो माँ से मिलेगी। यानी ये उम्मीद लेकर के, आशा लेकर के वो वहां से प्रस्थान कर जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ी सी आपकी समरी थी इस पोएम की। आइए हम अब इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away। आइए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार को प्रातः कोचिन से मैं कार से जा रही थी। ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, कार चला के जाना। तो अपने पेरेंट्स के घर से, अपने माता पिता के घर से मैं पिछले शुक्रवार प्रातः काल के समय कोचिन से कार में जा रही थी। कोचिन के लिए मैं कहाँ जा रही थी, कार में जा रही थी। I saw my mother beside me, doze, open mouth। उस समय मैंने अपनी माँ को मेरी बगल में मुंह खोले, डोज का अर्थ होता है ड्राउसी अवस्था में, स्लीपी अवस्था में। तो मेरी माँ को मैंने स्लीप लाइटली और ड्राउसली अर्थात झपकी लेते हुए, थोड़ी सी उनिंदा होते हुए देखा। ओपन माउथ, जिसका मुंह खुला हुआ था, यानी मेरी माँ जो थी मेरी बगल में बैठी हुई थी। बी साइड का मतलब होता है सिटिंग बाई माई साइड। तो मेरी माँ जो थी वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, उसका मुंह खुला हुआ था और वो क्या कर रही थी, ड्राउसी अवस्था में थी, झपकी ले रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उसका जो चेहरा वो पीला पड़ा हुआ था।
उसका चेहरा कैसा था? एशन, एशन मीन्स पेल, पीला पड़ा हुआ। ऑस कलर यानी धूसर रंग का था, राख के रंग जैसा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, तभी मैंने दुख के साथ में महसूस किया, यानी उसकी इस स्टेट को देख करके, उसकी इस अवस्था को देख करके, उसकी इस स्थिति को देख करके मैंने दुख के साथ में रियलाइज किया दैट सी थॉट अवे, क्या मैं महसूस किया? दैट सी थॉट अवे, मैंने ये महसूस किया कि वो शीघ्र ही चल बसेगी। मुझे ऐसा लगा मानो वह क्या हो गई है, वो चल बसी है। एंड लुक दे बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने फिर पाया कि वो जीवित थी। मैंने फिर देखा कि वो क्या थी, वो जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। और मैंने अपने मन से ये भय क्या कर दिया, निकाल दिया। ये भय से, मन से ये जो भय था मेरा कि माँ तो मर गई है, ये भय मैंने क्या कर दिया, एक बार फिर से हटा दिया। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे कमला दास अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी, वापस अपने डेस्टिनेशन पे लौट रही थी। अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी फ्राइडे मॉर्निंग को। उस समय उसकी माँ उसके पास में कार में बैठी हुई थी, वो उसको सी ऑफ करने के लिए साथ में जा रही थी। उस समय जब माँ उसके बगल में बैठी हुई थी तो माँ थोड़ी सी ड्रॉपसी स्टेट में थी, उसका मुंह खुला हुआ था। और ये जो स्थिति है और उसका जो चेहरा है वो कैसा था, उसका चेहरा एसन था, एसन स्पेल था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, अर्थात वो एक शव की तरह से दिखाई दे रहा था, यानी किसी डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा था। तो उस चेहरे को देख करके एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी थॉट अवे, अब कवियत्री उसकी इस स्थिति को देख करके उसने ये महसूस किया कि माँ तो क्या हो गई है, चल बसी है। माँ तो उससे लंबी उम्र के कारण से, यानी अभी तो उसकी वैसे एज तो 66 की हो, ज्यादा उम्र नहीं थी, फिर भी माँ कमजोर थी। और उस कमजोरी की स्थिति में माँ है वो बिल्कुल से दुबली पतली सी पीली पड़ी हुई सी लाश जैसी दिख रही थी। और वो इस स्थिति में पास में बैठी हुई थी। तो कवियत्री को लगा कि माँ चल बसी है, लेकिन एक्चुअली में वो माँ मरी नहीं थी, चली नहीं थी, वो कहने का मतलब डिपार्ट नहीं हुई थी। तो अब एक बार फिर से कवियत्री जो है वो अपने मन के अंदर जो दुख के भाव उसको आए थे माँ की स्थिति को देख करके, उसको वो क्या करती है, वो अपने मन से उस भय को फिर से उसने निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट ऑफ एट ए यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और इस तरीके से अब देखिए दुख के जो भाव उस कवियत्री के मन में थे, उन दुख के भावों को दूर करने के लिए, अपनी दुख की उन स्मृतियों को अपने मन से हटाने के लिए, देखिए कभी कभी हम ऐसा करते हैं, हमें इस तरीके की दुखपूर्ण विचार मन में आ जाते हैं, तब हम उनको भूलने के लिए क्या करते हैं कि और दूसरा जो कोई एक्शन है वो स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही कवियत्री ने भी किया। वो दुख के भाव, जब माँ को उस स्थिति में देखा तो उसे लगा कि माँ मर गई है, परंतु माँ जिंदा थी। तो फिर वो दुख के भाव मरने वाले जो उसके मन में आए थे उनको हटाने के लिए अब कवियत्री ने क्या किया, अपने मन को शांत करने के लिए कार की जो खिड़की थी उस खिड़की से बाहर की ओर देखा। क्या देखा उसने, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, अर्थात कार से बाहर उसने युवा वृक्षों को वेग से भागते हुए पाया। इस युवा जो पेड़ थे, स्प्रिंटिंग का मतलब रनिंग एट फुल स्पीड, तीव्र गति से दौड़ते हुए उन छोटे छोटे जो पेड़ थे उनको उसने देखा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ स्प्रिंटिंग का मतलब पीछे छूटना होता है, और यहाँ स्प्रिंटिंग ट्रीज जो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, ये टाइम को सिग्निफाई कर रहे हैं, यानी जो समय बीत रहा है वो कैसे बीत रहा है, उन दौड़ते हुए पेड़ों की तरह जा रहा है समय। तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब ये होता है, यहाँ पे सिंबलाइज है ये किसका, ये सिंबलाइज है आपके रनिंग टाइम का, बीतता हुआ जो टाइम है उस टाइम का, टाइम को सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे स्प्रिंटिंग का। तो बाहर की तरफ युवा वृक्ष उनको वेग से कवियत्री ने क्या किया, भागते हुए पाया। अब वो युवा वृक्ष जो बाहर गाड़ी जैसे जैसे चल रही थी पीछे की तरफ, वो क्या कर रहे थे, पीछे की तरफ छूटते जा रहे थे। ऐसे ही अब कवियत्री है वो देख रही थी कि उसकी माँ की जो अवस्था है, वो माँ की जो है वो भी उसी तरीके से क्या हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, अर्थात तीव्रता से वो गुजर रही है। फिर उसने क्या देखा, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, फिर उसने प्रसन्नचित्त बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। मैरी का मतलब चीर फूल होता है,
ठीक है, स्प्लिंग आउट कहते हैं कमिंग आउट। तो फिर उसमें जो चीरफुल चिल्ड्रन थे उनको अपने होम से कमिंग आउट होते हुए देखा, घर से बाहर आते हुए देखा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? ये एनर्जेटिक चाइल्डहुड को सिंबलाइज कर रहा है। फिर कवियत्री है वो क्या फील करती है? वो अपनी माँ के उसे चीरफुल एनर्जेटिक चाइल्डहुड के बारे में सोचती है, यानी वो उसको दिखाई देती है। यहाँ पे दोनों चीजें है ना, यहाँ पे खिड़की से बाहर उसने दौड़ते हुए पेड़ों को देखा, तो दौड़ते हुए पेड़ यहाँ पे उसको क्या सिंबलाइज करवा रहे हैं? यहाँ पे माँ की जो छुटती हुई एज है उसको सिंबलाइज कर रही है वो। दूसरा, मैरी चिल्ड्रन जो घरों से दौड़ दौड़ करके बाहर आ रहे थे, यहाँ पर ये चीजें उसको क्या सिंबलाइज कर रही हैं? किस चीज को सिंबलाइज करने के लिए वो ये वर्ड यूज कर रही है? तो यहाँ पर वह माँ की जो चीरफुल जो चाइल्डहुड थी, एनर्जेटिक चाइल्डहुड थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस वर्ड को यूज कर रही है। तो इस तरीके से खिड़की से बाहर उसने दौड़ते हुए पेड़ों को देखा, जो कि किसका सिंबलाइज करते हैं, किसको शो करते हैं? जो कि टाइम को सिग्निफाई करते हैं, बीतते हुए टाइम को, रनिंग आउट टाइम जो होता है उसको। मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये किसको? ये एनर्जेटिक चाइल्डहुड को एक्सप्रेस करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब देखिए इस तरीके से वो वहां पर ये दृश्य देखते हुए एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। और एयरपोर्ट पे आपको ये पता है कि जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी चेकअप होता है। तो वहाँ सिक्योरिटी चेकअप जब किया जा रहा था, तो उस सिक्योरिटी चेकअप के दौरान, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, लेकिन हवाई अड्डे पर जब सुरक्षा जांच पूरी हो गई तो उसके बाद भी, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने कुछ गज की दूरी से एक बार फिर से अपनी माँ के ऊपर दृष्टि डाली। सिक्योरिटी चेक का जैसे कार्य पूरा हुआ तो माँ और मैं दोनों थोड़ी सी डिस्टेंस लेके खड़ी थी। कवियत्री कह रही है, तो मैंने एक बार फिर से नजर कहाँ डाली? मेरी उसी माँ के ऊपर मैंने नजर डाली, उसी माँ को मैंने एक बार फिर से देखा। एट ए लेट वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, अब मेरी माँ रुग्ण पीली पड़ी हुई सी दिखाई दी, जैसे जाड़े की चंद्रमा की चांदनी मंद पीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई दी? वेन, डियर स्टूडेंट, वेन का मतलब होता है पेन, सीकली, हैविंग ए सीकली हु, अर्थात रुग्णता लिए हुए, बीमार सी दिखने वाली मुझे मेरी माँ जो है वो पीली पड़ी हुई सी दिखाई दी। और कैसी दिख रही थी? किस तरीके की दिख रही थी? एज ए लेट विंटर्स मून, अर्थात सर्दी का जो चंद्रमा होता है ना, उस सर्दी के चंद्रमा की चांदनी की तरह वो मंद पीली सी दिखाई दे रही है। जैसे कि विंटर मून है वो कैसा दिखता है? सर्दियों के मौसम का चंद्रमा हमेशा से फेडेड सा दिखाई देता है, उसकी रेडियंस खो जाती है। किसके कारण से? फॉग के कारण से। और यहाँ पर माँ की जो है वो रेडियंस है वो भी खो गई थी। किसके कारण से? उसकी बढ़ती हुई आयु के कारण से, उसकी ग्रोविंग एज के कारण से उसकी जो रेडियंस है माँ की वो भी खत्म हो गई थी। और इस कारण से अब माँ कैसे दिख रही थी? रुग्ण सी दिखाई दे रही थी, पीली सी दिखाई दे रही थी, जैसे कि चंद्रमा की सर्दी के मौसम के चंद्रमा की चांदनी है वो पीली पड़ी सी मंद सी दिखाई देती है, फेडेड दिखाई देती है। वैसे ही माँ है, उसका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ सा, फेडेड सा दिखाई दिया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, और इस तरीके से मैंने अपने मन में वही पुराना परिचित भय है वो क्या कर दिया? फिर से रिवाइव्ड हो गया। फिर से मैंने उस पुराने परिचित भय को महसूस किया। कौन सा पुराना परिचित भय? कि माँ की आयु बढ़ रही है, माँ है वो अब ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाली है, मैं माँ से फिर से मुलाकात नहीं कर पाऊंगी, माँ मर जाएगी। ये जो पुराना भय था, इस पुराने भय को मैंने फिर से क्या किया? फील करना शुरू कर दिया। एक फिर से पुराना भय जो था रिवाइव्ड हो गया। इसके अलावा माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय है वो भी क्या हो गया? मेरे बचपन का भय वो भी मेरे अंदर चलता आ रहा था। बचपन का कौन सा भय? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो डियर स्टूडेंट, उस टाइम उसकी कंडीशन ये होती है कि वो अपनी माँ को एक पल के लिए भी नहीं खोना चाहता है। ठीक है ना? माँ दिखाई नहीं देती है तो बच्चा बेचैन हो जाता है, माँ दिखाई नहीं देती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी दुनिया लुट गई है। तो इसी तरीके से अब कवियत्री कहती कि मेरा फेमिलियर एक्ट कौन सा? जो गाड़ी में उस टाइम मैंने फील किया था वो परिचित भय,
वो, और साथ में माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो भय वो वापस से क्या हो गया, रिवाइव्ड हो गया, माँ की इस स्टेट को देख करके, माँ की इस स्थिति को देख। बचपन का भय यानी मैं माँ को कभी भी खोना नहीं चाहती थी, एक पल भी माँ आंखों से उजल हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे दुनिया लुट गई है, माँ तो क्या पता अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब वो बचपन वाला भय और जो पुराना परिचित भय जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए मैंने फील किया था, वो वापस क्या हो गए, माँ की उस स्थिति को देख करके लौट आए। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन उस भय पर नियंत्रण करते हुए, उस भय पर विजय प्राप्त करते हुए मैंने जो कुछ कहा था वो यही कहा था, मैंने केवल यही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे, हम फिर से मिलेंगे। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये सारा का सारा मैंने जो भी उसको कहा था, ये कैसे कहा, मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए ही कहा, यानी केवल मैं ऐसा कहते हुए मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। डियर स्टूडेंट, यहाँ स्माइल को 3 बार रिपीट किया गया। पहली स्माइल जो है वो क्या शो कर रही है, ग्रेवनेस को, ठीक है ना। पहली स्माइल में मेरा दुख था कि माँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मैं दोबारा से जब माँ से मुलाकात करूंगी तो क्या पता माँ है वो क्या हो जाएगी, परलोक के लिए गमन कर जाएगी, डिपार्ट कर जाएगी। तो ये मेरा यहाँ पे क्या था, एक दुख था। पहली स्माइल मैंने दुखी अवस्था में मैं मुस्कुराते हुए मैंने ऐसा कहा। दूसरी स्माइल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रेव फ्रेंड। फिर भी मैंने क्या किया, उस दुख के ऊपर नियंत्रण पाते हुए मैंने कंट्रोल करते हुए मैंने अपने आप को क्या किया, अपने आप को डिटरमाइन किया, दृढ़ निश्चित किया। एंड स्माइल, और थर्ड जो है वो क्या है, वो स्माइल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होप टू सी द मदर नेक्स्ट टाइम, कि मैं फिर से क्या करूंगी, मेरी माँ को देखूंगी, मेरी माँ से फिर से मुलाकात करूंगी। तो यहाँ ये 3 स्माइल जो आए हैं ना, तीनों स्माइल 3 अलग अलग स्टेट को इंडिकेट कर रही है। पहले ग्रेव स्टेट को, दूसरी ब्रेव फ्रेंड को, और तीसरी जो स्माइल है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, होप टू सी द मदर नेक्स्ट टाइम, कि मैं माँ को फिर से मिलूंगी, मेरी माँ है वो फिर से मुझे मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मेरी आत्मा मुझे कहती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी माय मदर एट 66 पॉइंट, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आइए स्टूडेंट, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, पोएम पूरी हो गई आपकी। अब बोल्ड प्रोबेबल क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, इससे पहले एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डियर स्टूडेंट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बोल्ड प्रोबेबल क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, यानी वो भय, वो पीड़ा किस प्रकार की पीड़ा है, क्या क्या पेन है, क्या दुख दर्द है जो कवियत्री फील करती है, यानी कवियत्री जो किस प्रकार की पीड़ा को महसूस करती है। डियर स्टूडेंट, द पोएट हियर पोएटेस इज डीपली अटैच्ड टू हर मदर हु इज prettiest, weak and pale. She is troubled to think that the mother mom might depart in her absence. यही उसका भय था, यही उसको फील करती है। तो यहाँ पे कवियत्री ये माँ से उसका गहरा लगाव था, उसकी बढ़ती हुई जो आयु थी वो उसका एक डर था, उसका भय था कि वो माँ है, वो जब मैं वापस आऊंगी तब तक क्या हो जाएगी, चल बसेगी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, युवा वृक्षों को भागते हुए क्यों बताया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यंग ट्रीज आर रनिंग spiritedly stand in a sharp contrast to the aged and pale looking mother. The trees symbolize youth and life. यहाँ पे यंग जो वर्ड है ये तो किसको सिंबलाइज करता है, यूथ एंड लाइफ को। और डी स्टूडेंट, स्प्रिंटिंग यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहा है, टाइम को सिग्निफाई कर रहा है, रनिंग आउट टाइम, पीछे की तरफ भागना, यानी पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, यानी ये जो यूथ है, जवानी है, ये क्या हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, कहने का मतलब समय बीत रहा है। तो यहाँ पर युवा वृक्षों को भागते हुए क्यों बताया जा रहा है, तो यहाँ युवा वृक्ष है वो एक कॉन्ट्रास्ट फील करने के लिए यूज किया गया इस वर्ड को, और ये सिंबलाइज करते हैं यूथ एंड लाइफ को। वेयर द ओल्ड मदर इज स्लीपिंग टुवर्ड द ग्रेव, जबकि माँ है वो क्या हो रही है, ग्रेव में सोने के लिए तैयार हो रही है।
व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, माँ की तुलना जाड़े के उत्तरार्ध के चंद्रमा से क्यों की गई है। जाड़े का उत्तरार्ध, उत्तरार्ध कहते हैं मतलब लास्ट में जो द्विर का चंद्रमा होता है। जाड़े का मौसम जो होता है स्टार्टिंग का होता है, एक एंड का मौसम होता है। तो एंड का जो मौसम होता है उस एंड के मौसम के चंद्रमा से विंटर मून से तुलना क्यों की गई है। तो डियर स्टूडेंट, ओल्ड मदर इज ए पेल एंड सीडलेस, माँ जो क्या है, पेल और सीडलेस है। द मून ऑल्सो इन लेट विंटर लूजेज इट्स साइन और ब्राइटनेस, जबकि चंद्रमा जो विंटर मून होता है वो भी क्या कर देता है, अपनी ब्राइटनेस को और साइन को खो देता है। ऐसी माँ है वो बुढ़ापे के कारण से अपने रेडियंस को खो देती है। सो सी हैज बीन कंपेयर्ड टू द विंटर मून। What do the parting word of the poet and her smile signify? यहाँ पर कवि के विदा लेते समय के शब्द तथा उसकी मुस्कुराहट क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पहली जो है स्माइल वो यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करती है, उसके फियर को, उसके डर को। दूसरे ब्रेव फ्रंट को शो करती है स्माइल। और थर्ड जो वो क्या करती है, होप टू सी द मदर नेक्स्ट टाइम। तो ये आपको इसमें लिखना है। व्हाट वाज हर चाइल्डहुड फेयर, उसकी बचपन का भय क्या है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बचपन का क्या भय है। द फियर हंटिंग हर सिंस हर चाइल्डहुड दैट हर मदर वाज नॉट कीपिंग फिट एंड माइट नॉट लिव लॉन्ग। बचपन का ये भय है कि माँ है वो कहीं मर न जाए, माँ कहीं मेरे से अलग न हो जाए। ये बचपन का भय कवियत्री का। तो ये था आपका डियर स्टूडेंट फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री सेक्शन की पहली पोएम माय मदर एट 66 का टोटल सार संक्षेपण। थैंक यू स्टूडेंट।